Akshay, did you always knew what you wanted to do when you passed out from MBA? I was all over the place. Saurabh, what about you? यार मेरे को तो तब भी आइडिया नहीं था, आज भी आइडिया नहीं है. Confused about your career choices? Wondering what steps to take next? In this podcast called Beyond Campus, Saurabh Garg, founder of C4E, and Akshay Dutt, founder of Unnati, are on a mission to crack open the career success code for the youth. वो बचपन में कहते थे ना, तुम जो चाहे बन सकते हो. So, let's turn the dream into reality. Hey guys, I'm Nakul Kumar. I'm co-founder of Cashify. Bad economy, no campus placement, unemployment? Sounds familiar? I am describing the job market status in 2009 when Nakul completed his MBA. The struggle story of Nakul beyond campus is strongly recommended for all those who are finding themselves in a similar situation. Nakul's power-packed story is guaranteed to inspire you to set upon your own entrepreneurial journey. Nakul is the co-founder of Cashify, one of India's biggest e-commerce companies. Listen on to learn about hustling, self-employment, and networking. So, Nakul, first let's start from your childhood. I want to know, entrepreneurship का कीड़ा बचपन से होता है या लोग एक्सीडेंटली entrepreneurs बनते हैं? नहीं, कीड़ा तो होता ही है. एंड फनी यू आस्क्ड मी, तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग अपने डैड के साथ कि जब मैं 5th क्लास में था तो मेरे डैड उस वक्त WWF का बहुत वो होता था क्रेज़, और मेरे डैड कहीं से स्टिकर लेकर आए थे, एक स्टिकर की पूरी बुकलेट जिसमें सारे रेसलर की फोटोज थी. एंड उस वक्त ट्रम्प कार्ड्स खेलते थे वो सब. So this was Undertaker and हाँ, अंडरटेकर और हिटमैन. और मैं 5th क्लास में था, तो फिर मैंने अपने डैड से पूछा कि ये कहाँ से मिला, तो उन्होंने दुकान बताई, कॉस्ट बताई. एंड ही टोल्ड मी द कॉस्ट कि यार महंगे हैं. तो उस वक्त 1 रुपए के थे, 1 रुपए का एक स्टिकर था, विच वॉज एक्सपेंसिव. What was your father's background like? My father is highly educated. IIM, always worked in a private organization, top management, so a lot of things to look up to. लेकिन मैंने उनसे ये सारी डिटेल ले ली थी, और क्योंकि मेरे को कलेक्शन बनानी थी तो मेरे पास मे बी 20 स्टिकर का था. 100 रेसलर हैं, मेरे को सारे रेसलर का स्टिकर चाहिए, उनके वैरायटी ऑफ स्टिकर चाहिए, लेकिन पैसे तो थे नहीं. तो कैसे, तो फिर मैंने स्कूल में जाके मैंने क्या किया, वो स्टिकर 1 रुपए के थे, मैंने 3 रुपए के बेचने शुरू कर दिए. मैंने कहा 3 रुपए बनेंगे तो 3 रुपए के मैं अब 60 स्टिकर ले लूँगा. तो आई सोल्ड सारे 20 स्टिकर, और फिर मैंने 60 स्टिकर खरीदे जाके. और फिर मैंने कहा यार, तो मेरे पास थोड़ा उसमें ना रिपीट आ गए थे, तो हर शीट में देयर आर सम स्टिकर्स विच आर रिपीटेड. तो मैंने वो बेचने शुरू कर दिया 3 रुपए के, कि मैंने कहा मेरी यूनिक कलेक्शन होनी चाहिए. और फिर मेरे को टीचर ने पकड़ लिया. और फिर टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बुला के फिर मेरे को बहुत डांट पिटी कि ये बेचना शुरू कर दिया इसने और ये गलत है वगैरह वगैरह. तो आई थिंक मतलब दैट इज मे बी मेरे बचपन की सबसे व्हाट मे बी यू मे कॉल इट एंटरप्रेन्योरशिप. Then what happened during the end of school, going into college? तो मेरा स्कूल जर्नी और कॉलेज जर्नी काफ़ी डिफरेंट था. मैंने स्कूलिंग दिल्ली से की, और मैं आई वोंट कॉल माई सेल्फ अ शाय गाय, बट आई वाज नॉट रियली आउट देयर. मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये था कि हम लोअर मिडिल क्लास से थे, और पापा ने कहा IIT करना ही है, तो बस दिमाग में यही घूम रहा था कि किसी तरह IIT हो जाए, जो नहीं हुआ. और नहीं कैपेबल था मैं नहीं इतना स्मार्ट था कि मैं IIT क्रैक कर सकता हूँ. आई हैव नो, अब मुझे शर्म नहीं आती इस बात बोलने में. उल्टा मैंने मेरा नहीं हुआ 12वीं में, और मैंने ड्रॉप किया 1 साल, कि मेरे को ड्रॉप ईयर में ही समझ आ गया था कि मेरे साथ कभी नहीं होने वाला कि मैं IIT कर लूँगा. तो मैं रटने शुरू कर दिए क्वेश्चंस कि यार किसी तरह DCE निकाल लूँ, क्योंकि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि वो मेरा वहाँ पे वो बनता था कोटा, बिकॉज ऑफ दिल्ली बीइंग माय स्टेटहुड, और किसी तरह मैं DCE निकालूँ. वो भी नहीं निकला मुझसे. लेकिन मेरे को अपने ड्रॉप ईयर में ये क्लैरिटी हो गई थी कि पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी मुझसे.
मतलब मेरे को ये था कि किसी तरह मैं इंजीनियरिंग में घुस जाऊँ और फिर इंजीनियरिंग में फिगर आउट करूँ कि कैसे एमबीए करना है, क्योंकि मेरे को काम करना आता है। जैसे मेरे को सेल्स का हमेशा था कि सेल्स तो मैं कर लूँगा, मैं बेच लूँगा, मैं लोगों को कन्विंस कर लूँगा। तो जब मैं कॉलेज में भी था तो पहले स्कूल से और कॉलेज में, मैं कॉलेज में बहुत बड़ा एक्सट्रोवर्ट था। नहीं तो कौन सा कॉलेज फाइनली एंट्री? मैं गया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो मेरा जो पर्सनालिटी थी स्कूल तक और मेरी जो पर्सनालिटी थी कॉलेज में, वो ज़मीन आसमान का अंतर था। और मुझे नहीं पता क्यों ऐसे क्यों था। मे बी स्टेइंग अवे फ्रॉम होम ये था कि अब मैं खुल के जी सकता हूँ। मैं हॉस्टल में रह रहा था और मे बी सम काइंड ऑफ फ्रीडम। तो जैसे मेरे बाल, मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल है कि मेरे 8वीं से बाल गिरने शुरू हो गए थे। तो जब तक मैं 12वीं में था मैं काफ़ी कॉन्शियस था बाल को लेकर कि मेरी मम्मी मेरे को पीछे पड़ी रहती थी कि ये इलाज कर लो, ये इलाज कर लो, बाल गिर रहे हैं वगैरह वगैरह। और मैं भी कॉन्शियस रहता था कि यार लोग मजाक, तो मैं बाल बड़े करने की कोशिश करता था, छुपाने की कोशिश करता था वगैरह वगैरह। जब मैं कॉलेज गया मैंने सबसे पहले अपने बाल बिल्कुल मिलिट्री कट कर लिए, छोटे छोटे। और मैंने कहा मैं हूँ गंजा, कर लो जो करना है, राइट। सो इट वॉज अ वेरी वास्ट शिफ्ट फॉर मी, क्योंकि मेरे को था कॉलेज में मैं डर के नहीं रहूँगा, मतलब। तो कॉलेज वॉज सुपर फन। कॉलेज में मैंने वो किया जो मेरा इच्छा थी। मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं की। मैं उतनी पढ़ाई की जितना मेरे को था कि मैं सेमेस्टर टू सेमेस्टर निकलना है। ऐसा नहीं है मेरी री आ रही थी, लेकिन आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट और आई नेवर ट्राइड टू बी अबव एवरेज, नेवर वेंट बिलो एवरेज। तो व्हाट वर योर अचीवमेंट्स इन कॉलेज? फर्स्ट ईयर में मैंने सारी कॉलेज की टी शर्ट बनवाई, ठीक है। सेकेंड ईयर में मैंने ऑफिशियली या अनऑफिशियली? ऑफिशियली कुछ करते ही नहीं था। सिस्टम में फंसना, राइट, इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो मैं सिस्टम से दूर रह के कैसे करें, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर में ये टी शर्ट नहीं, फिर हम मेरे को फेस्ट करवाना था। उसके लिए पता चला पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि जो भी इलेक्शन लड़ेंगे वही फेस्ट कराएंगे। तो फिर हमने कहा सेकेंड ईयर में फिर इलेक्शन लड़ते हैं। तो आई गॉट इनटू पॉलिटिक्स मेजरली सेकेंड ईयर में, और वो भी सीखा सारा, वो देखा, वो काफ़ी इन्जॉय किया, फिर फेस्ट भी किया। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में मैंने मैस So चलाई। you were the president, like students नो, union? आई अच्छा आई आई डोंट लाइक टू बी द फ्रंट फेस। तो मेरा दोस्त था अच्छा, president। उसको खड़ा करा दिया। मतलब खड़ा करा दिया ऐसा नहीं कहूँगा, जॉइंट एफर्ट। हाँ, लेकिन मतलब ऑब्जेक्टिव हमारे बहुत क्लियर थे। वो क्यों खड़ा हो रहा है प्रेसिडेंट के लिए, क्यों हमें जीतना है, क्योंकि हमें फेस कराना है, ना कि ऐसा नहीं था कि हम कॉलेज की भलाई के लिए कुछ मतलब इंटेंशन वॉज कि हाँ फेस कराना है, फेस कराने में बहुत मज़ा आएगा और हम ये करेंगे। तो फेस का मैं कन्वीनर था, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। थर्ड ईयर मैंने मेस चलाई। ओके। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव मेस होती थी। उसमें सब्जी खरीदना, उसका हिसाब रखना, नई चीज़ें करना। और मेस क्यों चलाई? क्योंकि मुझे खाना बहुत अच्छा लगता था। तो हाउ डू आई इम्प्रूव फूड इन माई मेस टू टेक कंट्रोल। क्यों नाश्ता इंट्रोड्यूस किया, तंदूर इंट्रोड्यूस किया, तंदूरी रोटी मिल रही है वगैरह वगैरह। तो बहुत उसमें फ़न आता था। फोर्थ ईयर में मैंने कुछ नहीं किया। फोर्थ ईयर में टिपिकली जैसे बस ऐश की कैट की तैयारी हो गई थी, एग्ज़ाम दे दिए थे, रिजल्ट की वेट थी। फोर्थ ईयर बस टाइम पास किया और फिर बस फिर नेक्स्ट आफ्टर कॉलेज एमबीए। हाँ एमबीए वाज वेरी डिफरेंट। मतलब एमबीए में आई थिंक तो थर्ड ईयर में भी मेरी नौकरियां लग गई थी, विप्रो, इन्फोसिस, माइंडट्री। लेकिन मैं बहुत क्लियर था मैं यहाँ पे कहीं नौकरी नहीं कर सकता। मतलब अगर मेरा कैट नहीं भी क्लियर होता तो मैंने नौकरी ढूंढ ली थी सेल्स की, जिसमें मुझे 15,000 रुपये मिल रहे थे और मैं वर्लपूल के लिए वॉशिंग मशीन बेचता। लेकिन मेरे को ये क्लैरिटी थी कि मैं आईटी कंपनी नहीं जाऊँगा, जबकि मुझे आईटी कंपनी में 30,000 रुपये मिलते हैं, यहाँ पे 15,000 मिलते हैं। मुझे था कि मैं 1-2 साल और सेल्स कर लूँगा, डोर टू डोर भी कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन सामने कंप्यूटर के सामने बैठ के कोड नहीं लिख सकता मैं। और वैसे भी उन कंपनियों में कोड नहीं लिखते थे, टेस्टिंग की रोल्स होते थे और या कॉपी करते थे, पेस्ट करते थे। तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट रियली एक्साइटिंग फॉर मी। मेरा ये था कि मैं स्ट्रगल मार लूँगा, 1-2 साल सेल्स कर लूँगा और फिर मैं एमबीए कर लूँगा और फिर मैं सीख जाऊँगा। मतलब और सेल्स मुझे और चीज़ ही सिखाएगा। पता नहीं मेरे दिमाग में ये घुसा हुआ था कि सेल्स जब तक तुमने रूरल में नहीं की, तुमने डोर टू डोर नहीं की, तो तुम्हें बेसिक नहीं समझ आएगा। तो इसलिए मैं आई वाज ओके विद दैट। लेकिन वो नौबत नहीं आई।
मेरा MBA हो गया, तो मैंने 2 साल MBA किए, और MBA ने तो मेरा पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया, क्योंकि MBA मेरा ड्यूल डिग्री MBA था। तो 1 साल गुड़गांव में MDI में और 1 साल यूरोपियन स्कूल ऑफ बिजनेस में था। जब मैं यूरोपियन स्कूल ऑफ बिजनेस गया, वहाँ पे जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो MBA इतने अलग ऑब्जेक्टिव से कर रहे थे कि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो हमारा दुनिया है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है और कितनी डिफरेंट है टू व्हाट वी एस्पायर फॉर। मतलब जब मैं MBA में घुसा था, सोचा था PNG, HUL, यहाँ साबुन बेचेंगे, ये बेचेंगे, पेप्सी बेचेंगे, कोक बेचेंगे, यही दिमाग में चीज़ें आती थी। लेकिन जो मेरे MBA बैचमेट्स थे, वो एक जर्मनी में स्टड फार्म चला रहा था। वो MBA इसलिए कर रहा था कि वो स्टड फार्म कैसे ग्रो कर सके। एक वो थी एयर स्टूवर्ड, वो ग्राउंड स्टाफ थी, और वो MBA कर रही थी कि कैसे वो एयरलाइन इंडस्ट्री में और चीज़ें कर सके। मतलब उनका परसेप्शन कितना डिफरेंट था, मेरा परसेप्शन तो कितना स्क्यूड था। तो मेरे एकदम से आंखें सी खुल गई वहाँ पे, और फिर मैंने 6 महीने वहाँ पे काम किया, और उससे और आंखें खुल गई कि यूरोप का वर्किंग कल्चर कितना घटिया है। मतलब वो काम ही नहीं करना चाहते। अगर मैं यहाँ पे नौकरी करता रहूँगा तो मैं भी ऐसे बन जाऊँगा। मतलब अभी ये बातें अच्छी लगती है कि 9 बजे आना, 5 बजे निकल जाना, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं था। वो कोई लाइफ में कुछ करने का वो नहीं था। उनके लिए बस नौकरी है और फिर अपना घर है। और सो दैट रियली ओपन माई आइज कि यार अपना करूँगा, खुद का करूँगा, कुछ नई चीज़ करूँगा जिसने दुनिया ने सोचा ना हो, देखा ना हो। और that was it. So what happened at the end of MBA? तो नौकरी नहीं लगी। तो कितनी इंटरव्यूज में बैठे? 2009 में सिचुएशन बहुत ख़राब थी। वी वर गोइंग थ्रू आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट ऑफ दैट डिकेड। और इंटरव्यू ज़्यादा नहीं बैठा क्योंकि मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं थे एज़ यूजुअल। तो मैं आधी जगह तो नंबर से शॉर्ट लिस्ट होता था। तो उन नंबर की वजह से शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। और फिर जहाँ पे जाता था GD, मारुति की GD थी, और मेरा मन ही नहीं था। मतलब जब मैं मारुति के जो इंटरव्यू करने लोग आए थे, एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट मैंने कहा यार कितने बोरिंग लोग हैं, मतलब क्या ही काम करेंगे हम इनके साथ। तो इट डिड नॉट एक्साइट मी। मेरा एक जगह मेरा थ्रू हुआ, वो एक इंडिया एंट्री कंसल्टिंग थी, जिसमें उन्होंने सारा जो गाजर दिखाया था वो ये था कि तुम बाहर ट्रैवल करोगे क्योंकि तुमने बाहर से MBA किया है, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, तो तुम सेल्स करोगे वगैरह। तो मैंने वो 1.5 महीना नौकरी की, और मैंने रियलाइज़ किया कि यार इससे अच्छा मैं अपने आप ही कुछ कर लेता हूँ। सो इट इज़ रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। रिस्क ऑफ स्टिकिंग अराउंड इन दैट कंपनी वाज सो हाई कि मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार यहाँ या तो मैं बहुत ही अच्छी कंपनी में होता जहाँ पे मैं कहता कि हाँ ये मेरे को बहुत चीज़ें सिखा के चल जाएगी। ठीक था, मैं ये नहीं बोलूँगा बुरी कंपनी थी, बट मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ बहुत मिस आउट कर जाऊँगा। तो मैंने वो छोड़ दिया और फिर अपना शुरू करा। हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे क्या स्टार्ट करना है? मतलब वर यू क्लियर व्हेन यू लेफ्ट योर जॉब? तो एक्चुअली जॉब शुरू करने से पहले ही मनदीप मेरा बिजनेस पार्टनर, हमने सोच लिया था कि हम वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। तो हम क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले 2 महीने खाली थे, हम 2 महीने बैठ के बस यही दिमाग लगाते थे क्या करें। हमारे 10-12 आइडिया थे, इवेंट मैनेजमेंट से लेकर डेटिंग ऐप। उस वक्त ओला उबर इतने फेमस नहीं थे, तो हमने एक सोचा था ओला फॉर ऑटो टाइप। बहुत सारे आइडिया सोचे थे, मतलब और सब मतलब इफ़ यू थोड़े भी डिग करो उन आइडियाज़ में, दे वर शैलो आइडियाज़, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग। आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। तो हमारे पास ऐसे 10-15 आइडिया थे। तो मनदीप के पापा एज अ बैकग्राउंड इन रिसाइकलिंग, तो वो मेटल रिसाइकलिंग वगैरह करते हैं। मनदीप ने जॉब ली? व्हाट इज हिज बैकग्राउंड लाइक? तो मनदीप मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो हम हॉस्टल में साथ में सपने करते थे। और फिर उसके बाद नीटी से उसने MBA किया जब मैं MDI में था, और उसकी जॉब लगी थी। तो वो लीमन ब्रदर्स में था बाय द वे, इंटर्नशिप में, जब लीमन ब्रदर्स बंद हुई। तो हमारे सपने काफ़ी सिमिलर थे कि वो भी सोचता था मैं सेल्स करूंगा, लेकिन क्योंकि वो लीमन ब्रदर्स में गया तो उसने कहा मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करूंगा। और जब तक वो पास आउट हुआ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ख़त्म ही हो गया था। और मैं अभी भी उसे ब्लेम करता हूँ कि लीमन ब्रदर्स में भी इसलिए डूबी थी, तुमने इंटर्नशिप वहाँ की।
लेकिन उसकी नौकरी लगी थी किसी साड़ी कंपनी में। वो उसने एक दिन गया भी और फिर उसने कहा यार मैं तो नहीं काम कर सकता यहाँ। तो वो आ गया था गुड़गांव बॉम्बे से, और फिर हम 2 महीने करते रहे आइडियल करते रहे, और फिर हमने कहा हम वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि सिंपल चीज़ है, कूड़ा बहुत है, फ्री लग रहा है, अगर इससे हम कुछ भी बना ले तो पैसे बन जाएंगे। मतलब दैट वाज द थीसिस, विच इज़ नॉट ट्रू बाय द वे। कूड़ा इंडिया में कुछ भी फ्री नहीं है। हाँ, कूड़ा भी फ्री नहीं है। कूड़ा कलेक्ट करने के पैसे लगते हैं, हाँ, कूड़ा ट्रांसपोर्ट करने के पैसे लगते हैं, और कूड़ा देन उसे प्रोसेस करने के पैसे लगते हैं, और फिर अगर जो एंड आउटपुट बनता है अगर वो इन तीनों के सम से कम है तो तुम पैसे नहीं बनोगे। सिंपल मैथ्स है। लेकिन हम उस वक्त बच्चे थे, हमें नहीं रियलाइज होता, तो हमने कहा हम ये करेंगे। तो हमारे माँ बाप ने बोला यार क्या ये नौकरी वोकरी छोड़ के ये कर रहे हैं, तो करने दो, 1-2 साल देखते हैं क्या करते हैं। द गुड थिंग वाज हम दोनों प्रिविलेज फैमिली से आए थे, तो ऐसा नहीं था कि हम दोनों की बहनें और कि हमारी बहनों की शादी हम पे डिपेंडेंट है, या हम दोनों पे कॉलेज का लोन चल रहा था। तो हमारे घर से कोई प्रेशर नहीं था कि यार तुम्हें यू शुड बी प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो हमारे घर वालों ने हमें पैसे देने बंद कर दिए थे, विच इज़ फाइन। लेकिन उन्होंने, हमारे कमरे थे हमारे घर में, तो वो सपोर्ट था और खाना मिल जाता था। सो एंड वी वर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट सपोर्ट, क्योंकि हम दोनों का मन था कि किसी तरह हम वो घर छोड़ के अपने एक बैचलर पैड ले लें, सपने। लेकिन वो कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि पैसे ही नहीं थे। तो फिर हमने शुरू किया, हमने कहा यार ये करेंगे, ये फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिर हर चीज़ के लिए पैसे लगते थे और पैसे मिलते नहीं थे हमें। तो फिर हमने कहा यार अभी जब तक वो हम क्रैक नहीं कर लेते कि पैसे कैसे आएंगे, हम कंसल्टिंग करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि कैसे कर, तुम वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। और क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट में कोई कंसल्टेंट नहीं था इंडिया में, तो अपने आप को इस्टेब्लिश करना बहुत आसान था, हाइंड साइड में ऑब्वियसली। 2 फ्रेश MBAs जा रहे हैं एक बिग कंपनी के पास और कह रहे हैं हम कंसल्टेंट्स हैं, तो वो क्रेडिबिलिटी कैसे बनी? तो हम इवेंट में जाते थे, जितने भी सस्टेनेबिलिटी वेस्ट मैनेजमेंट के इवेंट थे, वहाँ पे ना हम बेहुदा सवाल पूछते थे, या अगर कोई स्पीकर है, हाँ, और वो कुछ बोल रहा है, उसको हम वापस क्वेश्चन करते थे। तो हम बेसिकली वो थॉट प्रोसेस दिखा रहे थे कि हम ये स्मार्ट हैं। तो वी यूज्ड टू स्टैंड आउट इन द क्राउड। हमने सारा अपना नेटवर्क इन कॉन्फ्रेंसेस वगैरह से बनाया। हम हर कॉन्फ्रेंस में आते थे, कभी टिकट नहीं लेते थे, जुगाड़ से आते थे, स्टूडेंट कार्ड से आते थे, कभी कुछ जाते थे, किसी के थ्रू चले जाते थे, जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी उससे हम टिकट ले लेते थे। कुछ पैसे तो थे ही नहीं, और हर इवेंट पेड होता है, एंड नकली का पेड होता है। वैसे तो सबके लिए फ्री है, लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए पेड है। तो हम भी अपने आप किसी तरह फ्री करने की कोशिश करते थे, और वो 6 महीने हमने ये किया। हम इवेंट टू इवेंट जाते थे। अब वो इतना सारा वो कंटेंट प्रोवाइड करते थे, उसको अब्जॉर्ब करते थे। आई थिंक हम ही पढ़ते थे और तो कोई पढ़ता नहीं था वो कंटेंट इवेंट्स वगैरह में। एंड फिर वी स्टार्टेड साउंडिंग नॉलेजेबल। बस ये हुआ। हर दूसरे इवेंट में ना तुम्हें सेम ही लोग मिलने लग जाएंगे, इफ़ यू स्टार्ट अटेंडिंग इवेंट्स ऑफ एनी डोमेन, राइट। एंड देन यू विल स्टार्ट, उन्हीं के साथ फिर तुम खाना खा रहे हो, दारू पी रहे हो वगैरह, एंड यू फॉर्म अ कमोरेटरी। तो ऐसे ही होने लग गया। फिर वी स्टार्टेड गेटिंग नोन इन द इको वेस्ट मैनेजमेंट इको सिस्टम कि यार ये 2 लड़के हैं, इनकी कंपनी है रीग्लोब, और ये वेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपने आप को मानते हैं, तो ठीक है। और फिर हमें इनवाइट अपने आप आने लग गए कि आ जाओ हमारे इवेंट में भी आ जाओ। लोगों को भरना तो है ही कमरा। तो ऐसे शुरू हुआ, और फिर उसके बाद हमने कंपनीज अप्रोच करनी शुरू कर दी कि यार हम तुम्हारे वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने बोला यार ये 2 यंग लड़के हैं, MBA कर रखी है, अगर इनकी मार्केट में इतनी वैल्यू है तो मैं अगर इनको सस्ते में फ्री में काम करवा लूँ। तो हमने कहा यार एक्सपोजर के लिए हम कुछ भी करेंगे। और ऐसे हमने 2-3 कंपनी के साथ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, जिसमें हम बहुत ही कम पैसे देते थे, बट विच वॉज फाइन। हमें नए प्रोजेक्ट्स पे एक्सपोजर मिलता था। दैट वाज इट। तो हमने ये 2 साल किया कंसल्टिंग वाला नाटक। और फिर उस टाइम पे फिर हमारी नॉलेज बढ़ती गई, क्योंकि हम इतने लोगों से मिलते थे, इतने नए प्रोजेक्ट्स देखते थे, हम हर चीज़ देख लेते थे। मतलब कोई भी बोलता, तो हम ना बहुत ही फ्लेक्सिबल थे कि कब स्टूडेंट बनना है, कब कंसल्टेंट बनना है।
तो जब हमें कुछ देखना होता था, किसी का प्लांट देखना होता था, हम बोलते थे हम स्टूडेंट हैं, हमें थीसिस लिखनी है, हम वेस्ट मैनेजमेंट पे स्टडी कर रहे हैं। जब हमें कुछ पैसे किसी से लेने तो हम कंसल्टेंट बन जाते थे कि यार हम कंसल्टेंट हैं। तो हमने बहुत प्लांट देखे, मतलब इंडिया में जो भी कुछ दिखा सके हम देख लेते थे। मतलब MSW का प्लांट, टायर रिसाइकलिंग का प्लांट, रबड़ का प्लांट, मेटल रिसाइकलिंग का प्लांट, हर सेग्रीगेशन का प्लांट, उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने वाला प्लांट, पिग फार्म, पोल्ट्री फार्म, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा एग्रीकल्चर वेस्ट यूज होता था। मुझे याद है हमें एक हैदराबाद में प्लांट देखना था जो यूनिक था। हम तीन दिन की ट्रेन लेकर गए, क्योंकि वो सबसे सस्ती ट्रेन थी, क्योंकि वी कुडंट अफोर्ड एनीथिंग एल्स। और मतलब हमने, क्योंकि वो स्लो ट्रेन थी और वो पैसेंजर ट्रेन थी, 3 दिन ट्रेन में पक गए हम हैदराबाद पहुंचते पहुंचते। और हमने कहा यार ये हैदराबाद में 2-3 चीज़ें और देख लो, क्योंकि फिर आना तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही करते रहे हम। और फिर हमें एक टेक्नोलॉजी पता चली, पायरोलिसिस, और हमने उस पर बड़ा रिसर्च किया, होमवर्क किया, और हमें रियलाइज़ किया कि इसमें पोटेंशियल है। उस वक्त तक तो हम अपने आप को बहुत कम पैसे देते थे और सारे पैसे बचाते रहते थे कंपनी अकाउंट में, क्योंकि हमें था कि यार हमारा पेट्रोल का खर्चा आता है 3-5 हज़ार रुपये, और उस वक्त 2,000 रुपये फ़ोन का बिल आता था। दारू वारू हम दोस्तों से पीते थे, खुद नहीं अफोर्ड कर पाते थे। तो हमें यार अगर हम 6-7 हज़ार रुपये एक दूसरे को पे करें, बाकी सब हम पैसे विल सेव इट फॉर फ्यूचर, कि कुछ तो करेंगे। ऐसा भी हुआ कि 1-2 प्रोजेक्ट में हमें बोला गया कि तुम कॉल सेंटर करवा लो, और पर कॉल इतने पैसे मिलेंगे, और हमारे सारे कस्टमर बेस को कुछ रिसाइकलिंग का ज्ञान दे दो वगैरह। हमने वो भी यही करा कि खुद ही दोनों बैठ गए, दोनों कॉल सेंटर बन गए। हमने कहा पर कॉल पैसे मिल जाएंगे, किसी को आउटसोर्स करके क्या देना। और हमने पूरी कॉलिंग करी, मतलब हम 2 हफ्ते कॉल ही करते रहे बस। तो ये सब जुगाड़बाजी की हमने, पैसे इकट्ठे किए, और फिर हमने वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमने कहा यार हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। फिर हम चाइना गए, वो देख कर आए मशीनरी वगैरह उसकी, और फिर वापस आके फिर हमने पिचिंग करनी शुरू करी। सबसे पहले हमने पिच किया अपने पेरेंट्स को। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या था? अबाउट 1 करोड़। एंड हाउ मच डिड यू नीड? 1। तो जो हमारे पास पैसे थे उससे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर हम अपने पेरेंट्स के पास गए सबसे पहले, क्योंकि लोन जो मिलता है वो पूरे अमाउंट का तो मिलता नहीं है, और अभी सरकार की कोई सब्सिडी वगैरह थी नहीं इन पे। तो हमें थोड़ा सा अमाउंट, विच इज़ अबाउट 20 लाख वी नीडेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, एंड रेस्ट वी कुड हैव टेकन फ्रॉम लोन। तो 20 लाख के लिए तो चप्पल घिस गई हमारी। हमारे दोनों फादर्स ने इतना हमें घिसाया कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये बकवास है, ये गलत है, ये कैसे बेचोगे, बेचना आसान है, रिकवरी मुश्किल है। ये सब ज्ञान मिला जो उस वक्त स्टूपिड लगता था, लेकिन जब तुम एक्चुअली बिजनेस में करने हो तो रियलाइज करते हो कि कितनी गुरु ग्रंथ दे रहे थे वो। तो किसी तरह फिर रो धो के वो मान गए, और फिर हम बैंक्स के पास, तो बैंक्स ने भी बहुत नचाया हमें। हम 12-13 बैंक गए और उन्होंने हमें रिजेक्ट करा। फिर हमें एक बैंक ने हाँ बोला, क्योंकि उनकी जो डॉटर थी वो कुछ एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग कर रही थी, और उसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी और उसे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे। तो मतलब आई थिंक इट इज़ ऑल्सो लक, इट इज़ ऑल्सो परसिवरेंस, कि हमने मतलब 5 बैंक के बाद हम बोलते यार बैंक तो देगा ही नहीं। तो हम करते रहे। हमने कहा यार बैंक जाते रहते हैं, मना करेंगे और करते रहते हैं। तो वी केप्ट डूइंग दैट, एंड तो फिर उस बैंक ने हमें दे दिया। और फिर उससे हमने अपना पहला प्रोजेक्ट सेटअप किया 2010। देन फिर हमने प्लांट चलाया। तो आई थिंक अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या कोई भी प्लांट ऑपरेशन कर रहे हो, द टफेस्ट थिंग यू कैन एवर डू इन इंडिया। इंडिया में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो तुम्हारे अगेंस्ट से चल रहे होते हैं कि किसी तरह यार इनसे कैसे पैसे निकलवा लें या इनका धंधा बंद करवा दें। फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टू एक्साइज डिपार्टमेंट टू एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जो भी कोई डिपार्टमेंट हो सकता है वो डिपार्टमेंट तुम्हारे दरवाजे पे होगा हर हफ्ते, एंड यू हैव टू डील विद देम।
एंड मतलब इतना पेपर वर्क है, इतना लेबर यूनियन, ये वो फलाना ढमकाना। तो तुम्हें, अगर तुमने मैन्युफैक्चरिंग चला ली, हमने 2-2.5 साल चलाई, इतना सीखा ना हमने, इतना सीखा कोई हद नहीं है। मतलब ऐसी कहानी है मेरे पास कि एक बार हमारे साइड लेबर ने, तो हम आए थे एमबीए करके, ठीक है। हमने कहा यार यूनिफॉर्म होनी चाहिए सबके पास, ये होना चाहिए। और हमने सबके लिए यूनिफॉर्म खरीदे, यूनिफॉर्म ही नहीं पहनते थे। दे रिफ्यूज टू वेयर यूनिफॉर्म। हमने कहा यार यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनते? नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें धोती में काम करना है। यार धोती में क्यों काम करना है? क्योंकि गर्मी लगती है, ठीक है। फिर एक बार उन्होंने सबने स्ट्राइक कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे, हमारे मांगे पूरे करो। हमने कहा यार ये पहली बार हो रहा है स्ट्राइक। 20 लेबर थी हमारे पास, स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? क्या चाहिए इन्हें? उनका जो नेता था वो डिमांड पता है क्या लेकर आया? कि हमें आधा किलो गुड़ मिलता है, हमें 1 किलो गुड़ मिलना चाहिए। हमने कहा यार गुड़ इतना बड़ा इशू हो सकता है? एक गुड़ था और एक था कि हमें 3 भाई साबुन चाहिए, 2 टिक्की हर महीने। Like, ये कोई डिमांड है? मतलब आई थॉट बोलेंगे डबल कर दो सैलरी या बोनसेस, कुछ नहीं। मतलब इतनी सिंपल नीड्स थी, और मतलब उसके लिए स्ट्राइक भी नहीं करने की जरूरत थी। अगर वो हम पर वैसे ही आते और हमें पता होता कि ये चाहिए, तो मतलब हम क्यों नहीं करेंगे? बेसिक नेसेसिटीज हैं, गंदे हो जाते हैं, उनको नहाना होता है, साबुन चाहिए, ठीक है। मतलब वी नेवर थॉट ऑफ इट। और गुड़ का उनका कुछ है कि न्यूट्रिशन गुड़ से ही आता है, तो गुड़ चाहिए। मतलब आई वी डिडंट अंडरस्टैंड दोस कल्चरल एस्पेक्ट्स। सो लेकिन हैंडलिंग पीपल टू मैनेजिंग प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, कितने झोल होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आपका ट्रक आता है रॉ मटेरियल के साथ, तो एक ना विंग मशीन होती है, जो किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे वहाँ पे एक विंग, धर्म कांटा। हाँ धर्म कांटा। आई डिडंट वांट टू से धर्म कांटा, क्योंकि लोगों को धर्म कांटा समझ नहीं आता। धर्म कांटा होता है कि वहाँ पे जाके वो पूरा ट्रक, पहले खाली ट्रक वे होता है, भरा हुआ ट्रक होता है, तो गुड्स का वेट पूरा हो जाता है। तो धर्म कांटा पे ना बहुत मैनिपुलेट होते हैं। तो वो समझना कि धर्म कांटा कैसे कैसे मैनिपुलेट हो सकता है, एंड एज अ बिजनेस ओनर हाउ डू यू प्रिवेंट दोज मैनिपुलेशंस, आर बेसिक थिंग्स वर सो इम्पोर्टेंट in India, because every asshole is trying to screw money out of you. The driver, the neighbor, the guard, the labor, your partner, your vendor, your customer. It's such a cutthroat kind of place, India. और मे बी मैंने सुना है साउथ इज बेटर, बट मैंने साउथ में फैक्ट्री नहीं लगाई तो मुझे पता नहीं है। एंड आई हर्ड गुजरात इज इवन मच बेटर। तो उसके बाद ये हमने 2012 में वी वर ऑन टॉप ऑफ अ गेम। मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट थी मार्केट में, पैसे बन रहे थे, हमने अपना लोन चुका दिया था। जब हमने शुरू किया था तो हम दूसरे प्लांट थे हमारे टाइप के। जब हम 2012 में बंद करे थे 850 प्लांट थे ऐसे। तो इंडिया में एक ये भी प्रॉब्लम है कि अगर तुम कुछ कर रहे हो, ढंग से कर रहे हो, तो कॉपी करने वाले हर दूसरा बंदा आ जाएगा। तो मतलब जो भी हम इंचार्ज बनाते थे उसको हम सिखाते थे, वो अपना प्लांट शुरू हो जाता था। तो यही चलता रहता था। तो जब 2012 में हमने रियलाइज़ किया कि यार अब मैं कैसे ग्रो करूं, मतलब आई एम एट द टॉप ऑफ माई पीक। तो कितना कैश मतलब आपको अवेलेबल था टू टेक होम? इनफ था। Okay. मतलब पहली बार हम पैसे कमा रहे थे। इट्स अ गुड फीलिंग। कितना था इज नॉट द राइट थिंग टू से ऑन दिस, बट हाँ इनफ था। मेरी वाइफ खुश थी एंड मेरे पेरेंट्स खुश थे, तो या इट वाज इनफ। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये कुछ कर लेंगे, तो दैट वाज एन अचीवमेंट। हमने बैंक लोन उतार दिया था, दैट वाज एन अचीवमेंट। तो था। फिर उसके बाद हमने कहा यार अब क्या करें। तो हमारा एक प्लांट था, 10 टन की इनपुट थी दिन की। तो और हम ये एग्जैक्टली प्लांट में होता क्या था इफ यू कैन? तो पुराने टायर रबर सब आते थे और हमारी मशीनरी होती थी, तो रिवर्स इंजीनियरिंग है, तो सारे टायर रबर भी
कार्बन से बने, रबर, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने हैं. तो वी आर रिवर्स इंजीनियरिंग एंड पुटिंग दैट इनटू अगेन ऑयल, एंड दैट ऑयल इज अगेन यूजेबल इन फर्नेसेस, ग्लास फर्नेस हो गया, मेटल फर्नेस हो गया, उन जगह में एज अ रॉ मटेरियल टू सब्स्टिट्यूट टू अ डीजल, इंडस्ट्रियल डीजल. ये था. तो heavy duty plant machinery type. And this was new technology because you said you were the second plant. Yeah, so actually the technology is not new, but India में economics तभी बैठ रही थी जब पेट्रोल और डीजल के रेट एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर चले गए थे. तो जब हमने शुरू किया था तो 30 रुपीज़ के ऊपर जा रहे थे, और इसमें टायर लेकर पूरा प्रोसेस करके एंड में तुम्हारे को 25-26 रुपए का तेल निकल रहा था. सो इट मेड सेंस टू सेल इट एट 27-28. तो तुम्हारा मार्जिन उससे बन जाता था. उससे पहले क्योंकि वो सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट था, तो उसकी वजह से डिड नॉट मेक बिजनेस सेंस. तो इट वाज नॉट रियली अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट वाज जस्ट इन दैट ईयर इट्स सडनली स्टार्टेड मेकिंग इकोनॉमिक सेंस. ठीक है. सो 12 में देन यू वर एट अ क्रॉस रोड. हाँ, तो और फिर हमें ये भी लग रहा था कि फरीदाबाद में बैठ के वी आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ, कि इंटरनेट पे इतनी चीज़ें हो रही हैं. The kind of people we meet, interact, are just dragging us down, not up. मतलब I don't know कितने लोगों को ये बात समझ आएगी, लेकिन you only grow when you meet smarter people than you, और हम नहीं मिल रहे थे, and that was a challenge. और स्केलेबल कैसे है कि जैसे हम 10 टन के प्लांट में थे, हमें 100 टन का प्लांट करना था, और वो 100 टन के प्लांट करने के लिए मेरे को 10 गुना लोन लेना पड़ता, जो मैंने अभी लोन चुकाया था. वॉज आई विलिंग टू टेक दैट मच रिस्क अगेन? लाइक इतनी मुश्किल से लोन चुकाया मैंने 2 साल में, और मैं फिर से 2 साल के चक्रव्यूह में पड़ जाऊँ, और फिर कुछ भी हो सकता है. मतलब सरकार बदले और फिर सरकार बोले कि नहीं, पैरेलल प्लांट ये वाला नहीं चलेगा, सिर्फ गुजरात वाला चलेगा, या इसी मैन्युफैक्चर का चलेगा, या इधर कुछ आ जाए. इट्स सच एन अनसर्टेन वर्ल्ड. So there was no stop gap. So when we were at peak, we sold it. हमने कहा यार इससे ज़्यादा हमें कोई वैल्यूशन देगा नहीं, वगैरह वगैरह, और हमने फिर वो प्लांट बेच दिया. कितने में? If you are comfortable. नहीं, I'm not comfortable. Okay. मतलब हाँ, decent पैसे बना लिए हमने, मैंने और मनदीप ने, which we invested in Cashify. So we were the initial angel investor for our own firm. Before you sold, you knew next business क्या करना है? नहीं. फिर क्या हुआ? बेचने के बाद क्या किया? बेचने के बाद तो मनदीप तो पहाड़ पे चला गया. उसने कहा मेरा निर्वाण हो गया और मैं घूमने आ रहा हूँ. तो वो उसने कुछ माउंटेनियरिंग कोर्स करने 1 महीने के लिए, जिसमें जहाँ पे फ़ोन वोन कुछ नहीं होते थे, वो करा. तो मेरा ऐसा कोई पैशन नहीं था. तो मैं यहाँ पे भटकता रहता था, लोगों से सवाल पूछता रहता था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कर सकता हूँ. तो मैं ये करता रहा. और फिर जब वो वापस आया तो फिर मैंने कहा यार ये मेरे को समझ आया है, सारी दुकानें फ़ोन खरीदती हैं, लेकिन किसी को तो बेचती होंगी, तो ये इकोसिस्टम एक्सप्लोर करते हैं. और हमने ई वेस्ट वाला तो देखा हुआ है, जब हम वेस्ट मैनेजमेंट करते थे, तो क्या हम सेकेंड हैंड चीज़ें बेच सकते हैं? डीलर लेवल तो है, कंज्यूमर को बेचने के लिए कुछ नहीं है. तो जब हमने 2013 में स्टार्टिंग में शुरू किया, हमने ये कोशिश की कि हम क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे आप सेकेंड हैंड खरीद सकते हो. तो हम जैसे फ्लिपकार्ट का टू गुड है. हाँ, वैसा कुछ. हाँ. और तो उस वक्त 6 महीने हमने डीलर से डील्स की, उनसे ख़रीदा और लगाया. तो हमें 2 चीज़ें रियलाइज़ हुई. एक तो डिमांड बहुत है सेकेंड हैंड की, तो प्राइस कॉन्शियस का मार्केट है कि अगर नया 25,000 का मिल रहा है और पुराना 15 का मिल जाएगा तो 15 वाला बिक जाएगा. लेकिन एक चीज़ और है, रिपीट कस्टमर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम्हारी क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो वापस नहीं आएगा और 10 लोगों को और गाली देकर जाएगा कि यार ये घटिया चीज़ें बेचते हैं. और दूसरा जो सप्लायर है, डीलर, वो इतना अनप्रोफेशनल है कि हद नहीं है. आज उसने आपको एक 10 सेटअप उसने लैपटॉप खरीदे कि यार मैं बेचूंगा, तो मेरा सप्लायर है. उसने कहा बहुत बढ़िया, दे जाओ, ये लो 12,000 रुपये. और आप अगले महीने गए कि यार मैंने 12 भेज दिया, बहुत अच्छा रहा, हाँ मेरे को और 12. वो सेम लैपटॉप अब आपको 15 का देगा. क्यों? तूने बनाए पैसे, अब मैं बनाऊंगा फिर से. और तो उससे बिजनेस कंटिन्यूटी बहुत हिट करती थी.
तो फिर हमने कहा यार 6 महीने बाद हमने रियलाइज़ किया कि क्या हमें डायरेक्ट कस्टमर से ही सोर्स करके बेचना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा मार्जिन रहेगा और फिर हम कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हम डीलर पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो यू रियलाइज कि डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई की प्रॉब्लम है। सप्लाई की प्रॉब्लम है, तो फिर हमने सिर्फ सप्लाई पे काम करने लगे। तो हम 1.5 साल तो दोनों चीज़ करते रहे, खरीदते भी रहे और बेचते रहे। 2015 में हमने कहा सप्लाई प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिमांड प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे। तो फिर हम सिर्फ सप्लाई पे ही फोकस करना है, तो हमने बेचना बंद कर दिया एंड कंज्यूमर को। हमने कहा सिर्फ हम डीलर को बेचेंगे। अभी डीलर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो कंज्यूमर की क्या करें? तो डीलर की भी यही प्रॉब्लम है कि उसके पास कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है। वाई इज डीलर अनप्रोफेशनल? ही इज़ अनप्रोफेशनल क्योंकि उसका जो बैक एंड सिस्टम है वो भी अनप्रोफेशनल है। ही डजन हैव मतलब कॉन्स्टेंट सप्लाई, ही डजन हैव कंट्रोल ओवर क्वालिटी। तो क्या हम वो सब बिल्ड कर सकते हैं उसके लिए? तो हमने वो सारा हमारा थीसिस चेंज हो गया। ठीक है, देन अब कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। अब 1,20,000 डिवाइसेस खरीदते हैं हम और बेच देते हैं हम डीलर्स को। लेकिन डीलर्स को ये पता होता है कि क्या उन 1,20,000 में क्या सही है, क्या ख़राब है, क्या रेट है। अगर कोई डीलर है जो 1000 फ़ोन खरीद रहा है आज और उसे अपना बिल्ड करना है, 1500 पे जाना है, तो हमारे साथ बहुत आराम से स्केल कर सकता है। उसको क्या वैरायटी चाहिए, क्या उसका कस्टमर है, वैसे वैसे। अब हमने डिमांड साइड पे भी काम करना शुरू किया है, तो अब हम इसमें से 10,000 फ़ोन हम खुद एंड कंज्यूमर को बेचते हैं, और ऑनलाइन या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। सो हमारा ये थीसिस है कि जहाँ पे भी कस्टमर है उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। इट डजेंट मैटर ऑनलाइन या ऑफलाइन, बोथ इन सेलिंग और बाइंग। तो आप हमारे कैशिफाई स्टोर्स भी देखोगे, ऑनलाइन भी देखोगे, तो एनी प्लेस जहाँ पे फ़ोन बिक रहा है वहाँ पे बेचने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। So let's talk about fundraise, which is generally something that most people see it as a big enigma and a challenge and a mystery to solve. So when did you do your first fundraise और वो कैसे हुआ? तो हमारा पहला फंडरेज हुआ 2015 में। तो उस टाइम पे हुआ when you decided कि सप्लाई पे फोकस करना है? तो एक्चुअली वो सब साथ साथ हुआ। जब वो उनका भी फंड हो गया और फिर उन्होंने बोला कि कहाँ फोकस करोगे, एंड वी सेड सप्लाई में फोकस करोगे। तो उन्होंने कहा जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो मूव आउट करो, देयर इज नो नीड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो आई थिंक एट दैट टाइम वी हैड टेकन द फंडिंग, बट फंडिंग भी सो इज नॉट बीन ईजी फॉर अस। बट जैसे तो फर्स्ट फंडरेज कैसे हुआ? लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो फर्स्ट फंडरेज हमारा ब्लूम और बेसमर वेंचर पार्टनर्स के साथ हुआ, और बेसिकली हम ब्लूम को 2014 से जानते थे, एंड अर्पित इन ब्लूम वी हैड अप्रोच्ड हिम अर्ली 2014 एंड ही लाइक्ड, इट्स आल्सो ऑन पीपल इन्वेस्टिंग, दे आर आल्सो लुकिंग एट पीपल हु दे कैन बिलीव, क्योंकि यहाँ पे फंड रेज करने वाले तो बहुत हैं, और ऑन पेपर सारे बिजनेस मॉडल भी सही लगते हैं। देन अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग इज मोर ऑन यार किसको तुम ट्रस्ट कर सकते हो। तो वो हमें 1 साल तक ऑब्जर्व करते रहे और देखते रहे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और आई थिंक उन्हें 1 साल में रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार ये ना मतलब इनको धंधा समझ आता है, एंड दे आर हियर फॉर द लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम फॉर देम। तो आई थिंक दैट्स वेयर दे केम बैक एंड सेड कि हम पैसे डालना चाहते हैं। तो जब वो आए थे तब हमने एक्चुअली फंड रेज करना बंद कर दिया था, क्योंकि हमें लगा कि मे बी वी आर नॉट VC फंडेबल, या हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम हाउ डिड यू रीच आउट टू VCs? हाउ मेनी VCs? इवेंट्स, अच्छा, मतलब मेरा कोई इकोसिस्टम नहीं था, मनदीप का कोई इकोसिस्टम नहीं था। हमारा हर जगह फॉल बैक इवेंट से होता है, तो कितने इवेंट्स में जाओ, कितने लोगों से मिलो, नेटवर्क करो वगैरह वगैरह। वाइल आई हेट बीइंग सोशल, if you meet me in a networking event and if I have an objective, you will meet me. तो हमारा हमेशा ये होता था कि अच्छा इस इवेंट में इतने लोग आएंगे, आधे मनदीप अप्रोच करता था, आधे मैं अप्रोच करता था। काफ़ी टारगेटेड अप्रोच होता था, हमें पता, हम वर्क करके जाते थे कि उनके बारे में क्या पता होना चाहिए, क्या कॉन्वर्जेशन करनी है, क्या कॉन्वर्जेशन नहीं करनी है। जिससे सो द ऑब्जेक्टिव इज कि गेट an intro meeting into a one-on-one meeting. How do you convert that? So वही सब चीज़ें चलती थी। What is the process you followed to convert intro to one-on-one? Oh, person to person. It was not a generic, मतलब when you talk to them, you understand कि वो किस मूड से आया हुआ है इस इवेंट में, वो टाइम पास करने आया हुआ है या
वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, उसकी पोर्टफोलियो कंपनीज कौन सी हैं, उस किस पोर्टफोलियो के बारे में वो एक्साइटेड है, तो उसके बारे में बात करूँ। ये मतलब यू नीड टू डू योर होमवर्क टू रियली गेट अ वन ऑन वन। और उसके बाद होमवर्क के बाद भी वन ऑन वन पे भी ऐसा नहीं है कि वन ऑन वन तुमने बोल दिया उसने बोल दिया, ऐसा नहीं होता। उसके बाद फॉलो अप में भी स्मार्ट लगना, कि उसे लगे कि हाँ ये मैं इससे मिलूंगा तो मुझे वैल्यू ऐड होगा। और वन ऑन वन डजंट मीन कि कन्वर्ट्स इनटू अ फंडिंग, जस्ट यू गेट मोर फीडबैक, यू अंडरस्टैंड। तो पहले हमें एक साल हमें यही समझ नहीं आया कि कोई वीसी पैसे क्यों डालता है। मतलब हम वी कम फ्रॉम अ बैंक माइंडसेट कि बैंक वाले लोन देते हैं, पैसे वापस मिल जाते हैं, वीसी वाले को पैसे वापस नहीं मिल रहे, वो पैसे क्यों डाल रहा है, एंड व्हाट अमाउंट इज द राइट अमाउंट ऑल्सो वी डिडंट अंडरस्टैंड दैट मैथ्स कि हम 3 करोड़ मांगे तो 3 करोड़ क्यों मांगे। तो वो सब हमें एक साल लगा आफ्टर टॉकिंग टू लोड्स ऑफ VCs, अंडरस्टैंडिंग। So all VCs are not upfront with feedback. You don't know what's going in their mind. So how to scrape that out of them, taking it in the right manner. क्योंकि I've seen a lot of people take offense on getting feedback. They're giving feedback. It's a privilege you're getting from them, and their feedback may be totally wrong, which is fine. ये मतलब मेरे ख्याल से एप्टीट्यूड होना चाहिए कि फीडबैक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड व्हाट टू वर्क ऑन, व्हाट नॉट टू वर्क ऑन, व्हाट यू फील। क्योंकि दे आर ऑल्सो नॉट डोमेन एक्सपर्ट, राइट। आप अपनी फील्ड, आप अपने आइडिया के डोमेन एक्सपर्ट हो। टेक दैट फीडबैक, उसमें समझो कि कौन सी चीज़ में रेलेवेंट है, कौन सी चीज़ उसे नहीं पता है इसलिए वो ऐसे फीडबैक दे रहा है, एंड देन वर्क ऑन इट। वीसी पैसे क्यों डालते हैं, मतलब यू अंडरस्टूड दिस फैक्ट एज अपोज टू अ बैंक, तो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? तो वीसी पैसे इसलिए जाता है कि अगर वो स्केल कर पाए। सो सबसे पहले तो कितना बड़ा मार्केट है। अगर तुम वीसी को ये समझा नहीं पाए कि मार्केट बड़ा है और जो तुम कर रहे हो वो ट्रेडिशनल मार्केट से फास्टर ग्रो करेगा, तब तक वीसी पैसे नहीं डालेगा। और सिग्निफिकेंटली, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम ट्रैवल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर आप कर रहे हो कि हाँ यार जितने भी बुटीक होटल्स हैं वो बुटीक होटल्स की मैं रूम बुकिंग कराऊंगा, राइट, तो मैं वीसी पैसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए ना, वर्सेस मैं जितने भी पीजी हैं वो बुक करवाऊंगा, विच साउंड्स बिगर। पीजी वाले में वीसी डालेगा क्योंकि वो बोलेगा अच्छा इंडिया के सारे पीजी हो जाएंगे, बुटीक कितने ही होंगे, और बुटीक हैं इसलिए तो वो दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू बी ऑन एन एमएमटी वगैरह वगैरह। सो हाउ डू यू स्केल दैट? बुटीक की कॉमन वो नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, हर लोकेशन की बुटीक होटल के अलग चैलेंजेस होंगे। They may want a certain kind of audience only into there, so you have to understand the nature of boutique hotels, right? So it doesn't sound very scalable. But PG, अरे इंडिया में भी पीजी है, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में, अगर ये यहाँ चल गया तो श्रीलंका में भी चले, बांग्लादेश में जाएगा। स्टूडेंट्स एज अ ग्रुप हैव अ कॉमन प्रॉब्लम एंड विच कैन बी सॉल्व्ड स्केलेबल। तो फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू सडनली पीजी मार्केट इज मच मोर। So why did you need funds 2015 में? टू ग्रो। मतलब तो you need funds because you are doing something good, and if you keep doing it तो आप एक certain pace पे grow करोगे, right? When you take external fund you get two leverages, you can grow faster। तो अगर आप कुछ ग्रोथ बोल रहे हो कि मैं 5 साल में अचीव करूँगा, वो आप 1 साल में कर लोगे क्योंकि आप पे ज़्यादा पैसा है, तो वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा हायर कर सकते हो। सेम चीज़ आप कम टाइम में कर पाते हो। और दूसरा होता है इट गिव्स यू लिबर्टी टू एक्सपेरिमेंट, कि अच्छा मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छी चल रही है, लेकिन अगर मैं ये करूँ तो और भी कर पाऊँगा, लेकिन मेरे को पैसे नहीं है करने के लिए, क्योंकि अगर मेरे को अपना पैसा है तो मैं अपने मेन बिजनेस से निकाल के मुझे इसमें लगा के एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यू गेट एक्सटर्नल फंडिंग, तो बोलता है अच्छा यार 3 करोड़ मिले, 1-2 करोड़ तो मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करने लूँगा, 1 करोड़ में मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, जो there will be 10 misses but 1 hit, but if 1 hit happens then I have more scope of diversifying my business and making sure it is more risk averse. Also I think it must have been a very working capital intensive business, क्योंकि आप एडवांस में पे करते हो और आपको रिकवरी बाद में मिलती है डीलर से। हाँ, तो अभी भी है। हाँ, but that's the nature of my business and yeah, we are fine with it.
So then what next after the first fundraise? So abhi tak we have done four fundraise till now, and we have been again lucky of finding the right investors who believe in our vision. So it's been a good journey, but it's not again been easy. There are जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वही हैं सम ऑफ द इन्वेस्टर्स हु अंडरस्टैंड द स्पेस, क्योंकि स्पेस फॉर एग्जांपल आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एक इन्वेस्टर प्रीमियम बी स्कूल से निकला हुआ, अर्निंग रियली वेल, डजंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड हैंड फोन्स, राइट? कि सेकेंड हैंड फ़ोन कोई क्यों ख़रीदता है, कितना बड़ा मार्केट है, कोई क्यों बेचेगा। उन्होंने कभी बेचा ही नहीं। उन्होंने कहा यार जब नया आ गया तो मैंने ख़रीद लिया, दूसरा वाला मेरा बैकअप फ़ोन हो गया ड्रॉर में। तो for them to understand the pain, and also they look at US or developed markets for a business model which has reconfirmed the thesis. अब वो है नहीं, क्योंकि इंडिया बहुत यूनिक मार्केट है, इंडिया की प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक है। तो कैशफाई जो प्रॉब्लम एड्रेस करता है वो इंडिया की यूनिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, तो उसकी वजह से डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। सो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, वी हैव बीन वेरी लकी विद देम। You had I Hui show come in as an investor. Is that a game changer? Game changer for them or for us? I love iShow, right? What they have built as a business in China is tremendous. And for the listeners who don't know, iShow is like us but in China and bigger. So they are almost 10 times bigger. They buy purane phones in China and then sell it to dealers. So similar to us. एंड वी मेट देम समवेयर, एंड हमारी जितनी हमने बात करनी शुरू करी, हमें लगा कि हमारे बिजनेस कितने ज़्यादा सिमिलर हैं और हमारी थिंकिंग कितनी ज़्यादा सिमिलर हैं। तो फिर हम उनके चाइना में फैक्ट्रियाँ देख कर आए, उनका पूरा सेटअप देख कर आए, और हमने रियलाइज़ किया हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं उनसे, और वो भी हमसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ घर पे जाके तुम्हें इंस्टेंट पैसे मिल जाएंगे, वो नहीं एग्जिस्ट करता था। उनका था कि तुम भेज दो, हम फैक्ट्री से देख कर बता देंगे 2 दिन में कि तुम्हारा सही है और गलत है, और वरना पैसे वो फ़ोन वापस कर देंगे। हमने उनसे सीखा कि यार स्केल पे कैसे काम करना है। उनकी जो QC प्रोसेसेस हैं, उनके ऑफलाइन स्टोर्स हैं, क्या हम ये सब यूज़ कर सकते हैं इंडिया में, क्योंकि वो उन्होंने मार्केट क्रैक कर लिया। तो इट हैज़ बीन अ वेरी गिव एंड टेक रिलेशनशिप एंड हैज़ बीन वर्किंग रियली वेल फॉर अस एंड फॉर देम एज वेल, आई होप। What will be the coronavirus impact on your business? आई एम होपिंग कि अब कम होता जाएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल जो मुझे सबसे ज़्यादा डर है कि वो नए फ़ोन की सेल पे है। तो पुराने फ़ोन तभी आप बेचते हैं जब हम नए फ़ोन पे अपग्रेड करते हैं और पुराना फ़ोन बेचते हैं। अगर नए फ़ोन ही मार्केट में ना मिले, बिकॉज द सप्लाई चेन इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना, तो फिर आप पुराना फ़ोन भी बेचना बंद कर देंगे। तो मेरा सबसे बड़ा डर ये है। What I've heard is that some of the OEMs are running low on supply in the market, but abhi again, what also I've heard is China is back up, so 80% production वापस आ रही है। तो I think another 2 weeks you will get to know कि कितना इफेक्ट आता है। I'm my fingers crossed. What is the competitive landscape for Cashify? Who do you see as your major competitors, and how are you different from them? I see the local mom and pop store, जो आपको जज करते हैं जब आप फ़ोन बेचते हैं। They don't judge the phone. आप यू गो इनटू अ स्टोर और आप बोलो कि यार ये फ़ोन का रेट बता, बोलेगा यार ये बंदा तो कम पैसों में मान जाएगा, राइट? तो लेट मी जस्ट मेक अ फूल आउट ऑफ हिम, एंड those are my competition. So if I can get them organized, make it part of my supply chain, वर्क टुगेदर एंड से कि यार कस्टमर को बेस्ट प्राइस कैसे दे, हाँ, सप्लाई चेन को और एफिशिएंट करें, सबका देयर इज अ मार्जिन फॉर एवरीबडी अवेलेबल इन द मार्केट, एंड देन हाउ डू यू सप्लाई इट टू द पर्सन हु रिक्वायर्स दैट फोन, फाइंड दैट फोन, गेट देम द बेस्ट प्राइस अगेन. So for me, my competition are the people who are the local mom and pop stores, but they're also part of my big partnerships and supply chain. So from competition, I want to move them to my supply chain. So what next for Cashify? Like a 5-year vision, or Frankly, 5-year vision तो नहीं रखते. We're ever changing landscape, but we want to be a platform where when you think of electronic gadget, which is maybe a computer based, we want to be there to help you
buy it, sell New it. also? Huh? New also? Will you get into new phones? Help you buy. We may not sell you directly, but we may help you buy. Then maintain it. So repair, life cycle management, and then upgrade to the better one. Now उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, we want to be there. And the form factor may keep changing. It may become glasses, it may become a microchip inside your body, but we want to be that technology buddy for you. So you have, I think my understanding is that you have a couple of different business lines. You have one business line which is supply focused. You procure phones and then you sell it to wholesalers, distributors. Now you're also into accessories, which you're selling yourself. As you said, you're also getting into demand, which means you're selling used phones now directly to customers. So what is the split? So Avi foremostly is the first one where we are buying from consumer and then selling directly to dealer wholesale. But it's also maturing of the ecosystem as well. Why did we start accessory? Accessory because people come in and say, "Ki yaar, oh, you are a phone expert. Why don't you tell me which accessory to?" And then we can't just start randomly, recommending brands. So we said accessory is something which we can select and find best value for money, and then provide it to the customer. And if they are coming to our stores or platform, we can maybe give it to them. So that the whole idea was how do you become more value for the consumer. Similarly to selling phone. Selling a phone directly to consumer has more challenges than what we currently do, but we want to do because there are more and more consumers every day coming on Cashify website and saying, "यार, तुम phone तो खरीद ले तो बेच क्यों नहीं रहे?" Right? I want access to second-hand phones, and there's nobody else better than you who can provide that. So after much deliberation, we said, okay, let's do that. Aren't you competing with your own customers? So again, it's such a big market. I don't think so. जिस value proposition से हम बेचते हैं, usually, so again, we provide 6 months warranty, we provide new accessories. It's like experiencing a brand new phone, right? Is that experience with half the cost, and at the level and the quality we do, the dealers. So how our dealers and wholesaler are very different than us is they provide a touch and feel. They sell in their local market, and that kind of thing we can't provide. And that's really a beautiful way the market works, right? But we can provide कि यार जैसे नए फ़ोन बिकते हैं वैसे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. That's the scalable way we can do. And we want to make sure that the quality of refurbishing, the quality of second-hand phone you provide at least 3 साल चले. That makes it valuable for them. So we are moving slowly on that, but slowly but surely. And you also have a repair business. Yes. So again, it was a user use case, right? आज के ज़माने में सबसे important है data. And when, for example, you break the screen of your phone and you give it to a service center and say 2 दिन में आके ले जाना, I don't know what they will do with the data. They will have to have the PIN code because they want to open the phone and everything. So जो मेरी apprehension थी वही we realized it into a business where I think कि the guy will come to your home, do it in front of you in 30 minutes. So you know that आपका data, आपके other parts are always safe. And because it's happening in front of you, it's more value. So that's what we started. But which of these do you think will like really scale up? All these other bets? So I think all of them will. But I'm particularly more inclined towards the second-hand phone selling business to end consumer. The demand is humongous. There are a lot of people who are listening to the show who would be thinking of entrepreneurship but are not sure if they should do it or not. What advice do you have for them? The first thing you should really do is कि identify मेरी strength क्या है. मतलब अगर मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि और जब मैं 2009 में शुरू कर रहा था तो मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है. तो आई हैड दैट लिबर्टी ऑफ टाइम. आई कुड डू क्रेजी स्टफ. सो हमेशा अपनी सिचुएशन समझ के
उस हिसाब से मतलब एक मेरे को बहुत आसान है कहना कि हाँ यार रिस्क तो लेना ही चाहिए लाइफ में रिस्क ले बनाई नहीं, ये सब बकवास है। अ, अपनी सिचुएशन हमेशा एनालाइज करनी चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। अगर आपके घर वाले कोई सरकारी नौकरी में है और उसकी वजह से आपको एक्सेस टू ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल जनता को नहीं है, तो वो एक्सेस यूज़ करना चाहिए, उससे प्रॉब्लम डिफाइन करनी चाहिए और उसको यूज़ करके मतलब अपना बिजनेस सोल्यूशन बनाना चाहिए। अगर आपका बिकॉज ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स एक्सेस टू कैपिटल ईजियर है, तो फिर आपका बिजनेस कैपिटल हैवी होना चाहिए, जिससे दैट्स हाउ यू विल डिफरेंशिएट योरसेल्फ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एनालाइज करना कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वजह से मैं कैसे ये चीज़ बेटर कर सकता हूँ। What you're saying is essentially like external stuff कि मेरी फैमिली का ये एक्सेस है। What about तो internal? स्ट्रेंथ क्या होती है यार अपनी, जब हम 22-23 साल के होते हैं, क्या स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ ये है कि हाँ मैं अच्छा बोल सकता हूँ, हाँ मैं एनालिटिक्स सोच सकता हूँ वगैरह वगैरह। वो सब वैसे भी डेवलप होती हैं ओवर टाइम। इट इज नॉट कि वो तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ हो जाती है। या अगर तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ ये है कि मेरी कोडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो फिर तुम्हें वो यूज़ करना चाहिए कि यार मैं ऐसा ही कोई बिजनेस करूं जिसमें हैवी कोडिंग हो और लेकिन कोडिंग भी बिजनेस से वो हो पाए। मैंने ऐसे बहुत अच्छे कोडर्स देखे हैं लेकिन वो कभी भी नहीं सोच पाते बिजनेस आइडिया, क्योंकि देन यू बिकम अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन हु इज जस्ट थिंकिंग ऑफ हाउ टू कोड बेटर एंड नॉट थिंकिंग ऑफ अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। सो इट हैज़ टू बिकम अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। एंड फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे हमेशा लगता है यार अगर मैं कोड कर सकता तो मैं कितनी नई चीज़ें कर पाता। मैं खुद ही नए नए बिजनेस खोल लेता। मे बी नॉट, मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इतने अमेजिंग कोडर्स को जानता हूँ और कोई भी बिजनेस नहीं करता। तो यू हैव टू लुक एट योर स्ट्रेंथ एंड देन फिगर आउट व्हाट मैचेस दोज स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन देम। So let's say मेरे पास कोई financial constraint नहीं है. I can give 5 years to my business. But do you think anyone who is in this situation will succeed? या कोई नहीं, तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, मेरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है और मेरे को अपनी इमेज से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, और मेरे को अपना रेस्टोरेंट खोलना है। मैंने सोच लिया कि यार मेरे को मचानी एक QSR रेस्टोरेंट की चेन खोलनी है। हाँ, मैं सबसे आगे पहले 6 महीने सबवे, मैकडोनल्ड और कोई इंडियन QSR में काम करूँगा, समझने के लिए कि जो कस्टमर आ रहा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये जो 3 चेन हैं ये कैसे काम करते हैं। और एज एन इंटर्न काम करूँगा, एज फुल टाइम एम्प्लॉय काम करूँगा, एज अ कुक काम करूँगा, एज अ स्वीपर काम करूँगा, जैसे मुझे समझ है। मेरे को अब फ्रॉम दिस थीसिस आई एम सेइंग मेरे को 5 साल हैं, राइट। 6-8 महीने मेरे को समझ आ गया। फिर मेरे को समझ आ गया कि कौन से कुजीन पे मुझे काम करना है, कौन सी लोकेशंस वर्क करती हैं, कौन सी नहीं करती। ये सारी मैंने डोमेन नॉलेज गेन की वर्किंग 6-8 मंथ्स एंड वर्किंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे को शुरू करना है। एक होता है वर्किंग, एक होता है वर्किंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे को सीखना है। बहुत डिफरेंस हो जाता है कि तुम फिर हर चीज़ एनालाइज, जब जो भी कस्टमर आता है तुम उससे 2-3 सवाल एक्स्ट्रा पूछ लेते हो कि तुम इस सबवे में क्यों आए, तुम साइड वाले डोमिनोज में क्यों नहीं गए, तुम बर्गर क्यों खा रहे हो, तुम टिक्का क्यों नहीं खा रहे, मतलब ब्ला 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 10 चीज़ें। तो देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग एंड बिल्डिंग योर थीसिस एंड देन यू विल स्टार्ट ओपनिंग, डूइंग वन, पिवटिंग, समझ नहीं आएगा, सप्लाई चेन इशूज होंगे, सप्लाई चेन समझोगे एंड देन यू बिल्ड इट इन 5 years. आई वुड डू इट लाइक दैट, क्योंकि अगर मेरा ऑलरेडी डोमेन है कुछ और है तो फिर मैं किसी और तरीके करता हूँ। सो दैट्स हाउ। Okay. So, what do you think is your superpower as an entrepreneur? You know, things which I think set you apart. तो एक तो मैं गलती एडमिट करने में मैं नहीं चूकता। आई थिंक मेरी सबसे बड़ी एंड आई थिंक मेरी स्ट्रेंथ है कि अगर इफ़ आई एम रॉन्ग आई एक्सेप्ट इट, कि हाँ यार मतलब यू हैव अ बेटर लॉजिक, तुमने जो बोला वो बेटर है। तो आई डोंट फील एनी शेम इन एडमिटिंग आई एम रॉन्ग एंड लर्निंग फ्रॉम इट एंड यूजिंग दैट इन द फ्यूचर। और दूसरा स्ट्रेंथ है कि मेरे को नई चीज़ें देखने सोचने में बहुत मज़ा आता है, कि US में क्या चल रहा है, नए आइडियाज़ किस पे काम हो रहा है एंड आई डोंट लिमिट माई सेल्फ कि ये नहीं हो सकता। मतलब वो कि अगर एलॉन मार्स पे आना चाहता है तो वो क्या क्या बिल्ड कर रहा है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, मेरे को सोचने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, और अगर तुम उस सप्लाई चेन का कुछ पार्ट करके तुम कंट्रीब्यूट कर सकते
एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल लिमिटिंग देमसेल्फ कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो मैं सोचूंगा ही नहीं. So I feel I do not limit myself on thinking insane things and trying to figure out if there is a logic, if you can do it. It finally gets done or not done is a different question. And what were some of the tough times that Cashify went through, and what did you learn from them? I can tell you a tough time every 6 months. So every 6 months there's a new challenge, new problems, and as the company grows, नए चैलेंज आते रहते हैं. अभी कोरोना वायरस आ रखा है, अगले साल पता नहीं क्या आएगा. तो it's a time cycle and you keep learning new things. एंड इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमने कुछ सीख लिया तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो हम बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे, हम नई चीज़ें सीखते रहेंगे. So if an entrepreneur or an aspiring entrepreneur came up to you at an event and said, मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करूं? तो what are your suggestions? तो बहुत आते हैं. अभी मेरे लिंक्डइन पे 20 मैसेजेस आ रखे हैं कि हमने आपका जोश टॉक सुना, उसमें लिखा कि आइडिया तो बहुत है इम्प्लीमेंट, तो मुझे आप आइडिया दे दो. While sounds very kid, it is, I cannot give you an idea if I don't know what your strengths. Again, it relates back to that कि यार मुझे पता नहीं चाहिए तुम किस चीज़ पे करना चाहते हो. आइडिया का कोई वैल्यू नहीं है. अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार तू ऐसा कर, मेरे पास आइडिया है, तो मारनी वीनस चले जा, बहुत अच्छा आइडिया है, सब मार जा रहे हैं, हम वीनस चले जाते हैं. हाँ, लेकिन तुम अभी इंजीनियरिंग से कॉलेज से पास किए हो, तुम कैसे चले जाओगे वीनस? So let's do something which is around college. अच्छा, तुम्हें फेस्ट करना अच्छा लगता था, can you do something in event management different than others are doing, scalable, blah blah blah. तो मतलब it is very important for me to, so अगर मेरे पास कोई इवेंट में अप्रोच करता है, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि वो उसका क्या इंटरेस्ट लेवल है और उसने मेरे कितना होमवर्क कर रखा है. और जनरली मैं बोलता हूँ कि ये रहो मेरा कार्ड, मेरा फ़ोन नंबर इस पर, मेरा ईमेल आईडी है, फील फ्री टू मीट मी एनी टाइम. But I can't discuss this in an event. Out of 100, only 5 people follow up. तो 95 people तो वहीं ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं कि यार अगर तुम फॉलो अप नहीं कर सकते, मेरा काम बहुत आसान हो जाता है टू वीन आउट दोज पीपल हु आर, एंड आई डोंट ब्लेम देम. ऐसे सबका सिचुएशन होता है, टाइम होता है. मोस्ट ऑफ देम मुझे लगता है कि वांट टू गेट introduced to VC, which I don't have a problem to, and you can be upfront with me कि यार मेरे को VC से मिलवा दो, and I'll say drop me a mail and मैं forward कर दूँगा. हाँ, but so I don't have a problem, but people don't really want to come up to me and say कि नहीं मुझे VC से नहीं, मुझे आपसे वो चाहिए. मेरे को so I am actually very straightforward. और मैं अपने इन्वेस्टर को भी बोलता हूँ कि इन्वेस्टर कहते हैं कि तो एक बंदे मेरे पास आया कि मेरे को मिलवा दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं मिलवा दूंगा. तो उन्होंने कहा कि आपको उनसे परमिशन लेनी. मैंने कहा यार उनका काम है जितने भी लोगों से वो मिल सकते हैं वो कर सकते हैं, मैं उनको तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा, और उनको मिलना ही नहीं मिलना वो उनका कॉल है. दैट आई कैंट हेल्प यू विद, एंड मे बी आई कैन हेल्प यू इफ यू टेक मी डीपर एंड देन आई गेट कन्विंस, एंड देन आई कैन ऑल्सो nudge the investor saying that please meet. And I'm okay with both approaches, but both approaches take time, right? So if you're willing to spend that time, I am okay to do it. If you're not willing to spend it, I'm okay with that also. It's your business. I don't get anything out of it. Beyond Campus is brought to you by Unnati and is a production of thepodium.in. If you like this show, then we are sure you will love our other shows on subjects like entrepreneurship, marketing, books, and drama. Check out thepodium.in for a complete list of all our shows.